स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के नियमों का अध्ययन करेंगे। इसके जितने भी नियम हैं जैसे जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन में आते हैं, जैसे जीरो लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, वो तो समझ लेते हैं, लेकिन थर्ड लॉ में जाते जाते वो फंस जाते हैं कि ये पता नहीं क्या होता है, इसमें एंट्रोपी क्या होती है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आता है, उसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें जितने लॉ हैं इसके सारे लॉ क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आपको कभी किसी चीज़ मतलब इस टॉपिक से ऊष्मागतिकी के नियम का कभी कोई वीडियो या फिर कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहले जीरो लॉ को देख लेते हैं, शुरू से एक एक देखेंगे। पहले जीरो लॉ, फिर फर्स्ट लॉ, फिर सेकेंड लॉ, फिर थर्ड लॉ। एक बात कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे। यहाँ पे आपको हमेशा इंजीनियरिंग लाइन या फिर एजुकेशनल लाइन से लाइफ टाइम कुछ ना कुछ जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा जीरो लॉ। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिफिनीशन है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं एग्जाम में आए तो लिखने के लिए, या फिर अदरवाइज ऐसे काफ़ी ईजी मतलब ईजी लैंग्वेज में है, काफ़ी आसान भाषा में इसको समझाएंगे हम आपको। और एक बार आप समझ लेंगे मतलब देख लेंगे इस वीडियो को तो आपको दोबारा कोई चीज़ देखनी नहीं पड़ेगी। देखिए ऊष्मागतिकी का जीरो लॉ है, जो 0वां नियम है, वो क्या कहता है, इफ़ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली विथ ए थर्ड सिस्टम दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य में है, मतलब समान ताप में है, तो वे आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आता है निकाय, हालांकि मैंने पढ़ा रखा है लेकिन फिर भी मैं बताया था निकाय क्या होता है। देखिए निकाय एक ऐसी वस्तु है, समझिए पिंड है, जिसका आप अध्ययन करें। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पिंड का अध्ययन कर रहे हो, किसके बेसिस पे, उसका द्रव्यमान बताकर, उसका आयतन बताकर, उसका ताप बताकर, तो वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए एक प्रकार का निकाय होगा। किसके बेसिस पर करना है, दाब, ताप और आयतन के बेसिस पर आपको उसका एनालिसिस करना है, अध्ययन करना है। अगर उस बेसिस पर आप किसी पिंड का या फिर किसी वस्तु का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा, आपका एक प्रकार का निकाय कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये वीडियो आपको पढ़ा भी रखा है, लेकिन चलिए इसको समझा देते हैं एक बार एकदम एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पे आपको कुछ फिगर इस प्रकार का दिख रहा होगा और आपको जो डिफिनीशन दिया है इसमें क्या कह रहा है, दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक यानी अलग अलग तापीय साम्य में है तो वे आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपको फिगर में यहाँ पे दिया है, जो आपका ब्लू कलर दिख रहा है वो रुद्धोष्म दीवार है। रुद्धोष्म मतलब आर पार नहीं जाने देने वाला, मतलब रुकावट की दीवार। और जो आपका ग्रीन कलर दिख रहा है वो क्या है, सुचालक दीवार, ठीक है, जहाँ से मतलब जो भी हीट यानी उष्मा जो भी होगी वो आ जा सकती है। तो अब देखिए यहाँ पे चलिए फिगर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था, दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, समझिए ये आपका x और y दो निकाय हैं, ये रुद्धोष्म दीवार है, इधर से x से y में ऊष्मा नहीं जा सकती है और y से x में ऊष्मा नहीं जा सकती है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये x से z में जा सकती है और y से z में जा सकती है। तो दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग 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 तापीय साम्य में है तो वो आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। अब देखिए कहने का तात्पर्य क्या है, समझिए एग्जाम्पल ऐसे सिंपली समझिए। यहाँ पे इसका मान लीजिए कि 50 डिग्री है इसका ताप, इसका मान लीजिए कि 70 डिग्री है और इसका समथिंग मान लीजिए कि 20 डिग्री है। तो एक समय ऐसा है कि देखिए इसमें से उसमें इसमें जा रही है, इसमें से उष्मा इसमें जा रही है, ठीक है, लेकिन इसमें से इसमें नहीं जा रही है। तो अगर इसमें उष्मा जा रही है और इसमें उष्मा जा रही है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, बाद में जब इसमें से उष्मा जाएगी तो इसकी जितनी उष्मा होगी, जैसे मान लीजिए कि ये कुछ ठंडा है, ये 50 है तो ये 20 है तो इससे कम है, तो एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे उष्मा इसमें बराबर हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर भी उसी प्रकार होगा, इसमें भी 20 है इसमें 70 है, तो एक प्रकार ऐसा समय आएगा मतलब जब उष्मा यहाँ से यहाँ जाएगी। आपको मालूम है कि उष्मा अधिक मतलब जहाँ पे उष्मा कम रहती है तो अधिक से क्या होती है, कम की ओर जाती है, मतलब गर्म से ठंडी की ओर जाती है। तो यहाँ पे 70 है, 70 डिग्री सेल्सियस तो गर्म है, यहाँ पे 20 है तो इधर से इधर जाएगी, तो एक प्रकार यहाँ पे फिर से ये मैनेज कर लेगी, आपका इक्वल हो जाएगी। तो ये कहने का तात्पर्य यही है कि अगर दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में होंगे तो आपस में भी तापीय साम्य मतलब तापमान में समान हो जाएंगे कुछ वक्त के बाद। मतलब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में है तो वे आपस में भी तापीय समान मतलब ताप में समान होंगे, ठीक है। अब ये आपका पहला क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरे टॉपिक को चलते हैं। देखिए दूसरा आपका क्या है, फर्स्ट लॉ। देखिए अपने 0वां नियम पढ़ा, अब फर्स्ट लॉ को देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड
इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा को न ही बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे बस एक तरह की ऊर्जा से दूसरी तरह की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे बस एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। आप लोग पंपिंग सेट चलाते होंगे, जो आपका इंजन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं आप, पहले तो मान लीजिए कि आपका जो भी डीजल होगा, डीजल को डालेंगे, फिर मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो मशीन को स्टार्ट करने के बाद मशीन आपका चल गया। देखिए जितना आपका जो केमिकल मतलब रासायनिक ऊर्जा थी, जितनी आपकी जो आपका डीजल होगी रासायनिक ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा हुई उसको क्या कर देता है, वो चल जाएगा, पूरा आपका डीजल मतलब ख़त्म हो जाता है। तो क्या हो जाता है, उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि उसे बस एक तरह की ऊर्जा से दूसरी तरह की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को न बनाया जा सकता है और नष्ट किया जा सकता है, उसे बस एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जो आपकी ऊर्जा होगी वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो बस एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित होगी। और यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहाँ पे Q क्या है, आपकी ऊष्मा है, हीट है। डेल्टा U क्या है, आंतरिक ऊष्मा है, आंतरिक ऊर्जा कहिए, आंतरिक ऊष्मा कहिए। और W क्या है, वर्क है, मतलब आपका कार्य है। अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड लॉ की। देखिए सेकेंड लॉ आपका क्या कहता है, सेकेंड लॉ के दो कथन है। सेकेंड लॉ जो है उसके दो वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया था, उसके दो कथन है। पहला कथन क्या है, केल्विन प्लैंक, और दूसरा कथन क्या है आपका, देख लेते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट। देखिए केल्विन प्लैंक के कथन के अनुसार ये क्या कहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच गिव 100% एफिशिएंसी, देयर आर नो अदर इफेक्ट एक्सेप्ट वर्क। क्या कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम, यहाँ पे हिंदी में समझिए, चक्रीय प्रक्रम यानी साइक्लिंग प्रोसेस में ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो ऊष्मा को पूरा कार्य में बदल सके। चलिए इसको भी हम छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इंजन के एग्जाम्पल से। जैसा कि मैंने पिछले अभी बताया आपको कि पंपिंग सेट यानी इंजन कोई होता है, उसमें हम डीजल डालते हैं, उसको चालू करते हैं, तो उसकी जो रासायनिक ऊर्जा होती है डीजल, उसकी रासायनिक ऊर्जा पूरी उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये यहाँ पे क्या करें, चक्रीय प्रक्रम में ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो ऊष्मा को पूरा कार्य में बदल सके। देखिए आप जब डीजल डालते हैं और मशीन को स्टार्ट करते हैं तो आपका धुआं निकलता है, एक प्रकार का धुआं निकलता है। वो क्या होता है, डीजल से ही जल के वो जब चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं या फिर चलता रहता है, तो उसमें से आपका धुआं निकलता है, वो डीजल ही जलता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि इंजन जो होता है वो पूरा ऊष्मा को पूरा कार्य में नहीं बदल पाता है, वो कुछ वेस्ट भी कर देता है, कुछ स्मोक या फिर धुएं के मतलब थ्रू वो वेस्ट भी कर सकता है, वो वेस्ट भी कर देता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि चक्रीय प्रक्रम में ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो ऊष्मा को पूरा कार्य में बदल सके। मतलब 100% पूरा कार्य में नहीं बदल सकता है, कुछ ना कुछ वेस्ट होगा ही होगा। अब देखिए दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या है, क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल एंड प्रोड्यूसेज नो अदर इफेक्ट देन द ट्रांसफॉर्मर ऑफ हीट फ्रॉम ए कूलर बॉडी टू ए हॉटर बॉडी। अब देखिए इसको सिंपल भाषा में आसानी तरीके से समझेंगे। ऊष्मा सदैव गर्म से ठंडी सतह की ओर बिना किसी बाहरी सहायता के बहती है, किंतु ठंडी सतह से गर्म सतह की ओर बिना किसी बाहरी सहायता के नहीं बह सकती। यहाँ पे एक प्रकार का आपका रॉड ही ले लें, समझिए हम अपने अलग से एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। अगर आपकी ऊष्मा यहाँ पे गर्म है, ठीक है, यहाँ पे गर्म है, तो यहाँ पे ठंडा है, तो क्या करेगी, गर्म से धीरे धीरे वो ठंडा की ओर जाएगी। आप देखे होंगे यहाँ पे गर्म रहता है, यहाँ पे आप हाथ लगाते हैं तो बाद में आपका हाथ धीरे धीरे थोड़ा गर्म सा महसूस होता है, जलने लगता है। तो हीट क्या, ऊष्मा क्या होती है, गर्म से ठंडी बॉडी को बिना किसी बाहरी सहायता के, कोई आप बाहरी सहायता नहीं लगाएं, बस आप यहाँ पे ऊष्मा दे के इसको रख देंगे तो ये गर्म से ठंडी की ओर जाएगी, बाद में इक्वल हो जाएगी। लेकिन यही कह रहा है किंतु ठंडी सतह से गर्म सतह की ओर बिना किसी बाहरी सहायता के नहीं जा सकती। अब देखिए यहाँ पे ऊष्मा है और यहाँ पे ये गर्म सतह हो गई आपकी, ये ठंडी सतह होगी। तो ठंडी सतह से जो आपकी गर्म सतह है उसकी ओर ऊष्मा नहीं जा सकती बिना किसी बाहरी सहायता के। जब तक आप कोई बाहरी सहायता नहीं करेंगे, कोई उस पर इधर से ऊष्मा नहीं देंगे या फिर बाहरी सहायता मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो ठंडी से गर्म की ओर नहीं जा सकती, हमेशा गर्म से ठंडी की ओर जाएगी। ये क्लॉसियस स्टेटमेंट यानी दूसरा इनका जो दूसरे नियम का दूसरा कथन है वो कहता है, क्लॉसियस का स्टेटमेंट ये कहता है। अब बात करते हैं थर्ड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ, जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसी में कन्फ्यूजन में रहते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको तीन बातें यहाँ पे दिख रही होंगी आपको, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एंट्रोपी और परफेक्ट क्रिस्टल। अगर आप ये समझ लिए तो समझिए आप सब चीज़ समझ लेंगे। अगर ये नहीं समझेंगे तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी कि ये चीज़ें क्या होती है। इसमें ये तीनों चीज़ों जितने मतलब तीनों चीज़ें बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें इसमें आने वाली है। देखिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, मान लीजिए कि कोई आपका ये पिंड है,
कोई भी हो गया, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो गति करते रहते हैं, ठीक है। कोई भी पिंड हो गया तो गति करते रहते हैं, जैसे इसका हम टेम्परेचर कम करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे धीरे धीरे गति करना कम करेंगे। एक प्रकार का ऐसा इतना टेम्परेचर कर देंगे कि एक सारे सीज हो जाएंगे, मतलब गति करना बंद कर देंगे, रुक जाएंगे। वो कौन सा टेम्परेचर होता है? -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स इसके जितने हैं ये गति करना, मूवमेंट करना बंद कर देंगे। तो यही आपका होता है -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यही आपका होता है परम शून्य ताप, मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये इक्वल टू किसको होता है? 0 केल्विन के, ठीक है। 0 केल्विन इसके इक्वल होता है। अब देखिए ये आपको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मालूम चल गया। अब बात आती है एंट्रोपी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस थर्ड लॉ में। एंट्रोपी क्या चीज़ है? देखिए सिंपली भाषा में समझिए, एंट्रोपी क्या चीज़ है? हमारे पास एनर्जी जो काम के लायक नहीं है, हमारे पास जितनी एनर्जी जो काम के लायक नहीं है, वही हमारी क्या कहलाती है? एंट्रोपी कहलाती है। वही हमारी एंट्रोपी कहलाती है। क्या कहा है मैंने? हमारे पास जो एनर्जी काम के लायक नहीं है, वो एनर्जी जो काम के लायक नहीं है उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, बाइक चलाते होंगे आप लोग, बाइक में पेट्रोल डालेंगे, एक प्रकार की रासायनिक ऊर्जा, वो क्या करेगी आपकी उसमें ऊर्जा में, जैसे धुएं के थ्रू आपका, जैसे पेट्रोल खत्म होगा धुएं के थ्रू आपका खत्म हो गया, तो क्या आप जो धुआं रहेगा उससे आप फिर से बाइक चला लेंगे? उससे आप फिर से बाइक चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। वो धुआं क्या होगा? एक प्रकार का आपका वेस्ट मटेरियल, मतलब वेस्ट उसमें हो गई, उसका आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा क्या कहा एंट्रोपी के डिफिनेशन में? हमारे पास एनर्जी जो काम के लायक नहीं है, वो एनर्जी जो काम के लायक नहीं है उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो जो आपका धुआं निकला एक प्रकार का एंट्रोपी होगा। तो देखिए सबसे किसी भी चीज़ के लिए, या फिर वो लाइफ हो आपकी या फिर अदरवाइज कोई भी चीज़ हो, उसके लिए एंट्रोपी कम होनी चाहिए। जितनी कम होगी, जितनी एंट्रोपी कम होगी उतना अच्छा होगा, आपका हर एक चीज़ सुचारू रूप से चलेगा। आप देखिए छोटा सा एग्जांपल अपने दैनिक जीवन में हम लेते हैं। एक जवान आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है, दोनों लोग खाना खाते हैं। दोनों लोग शाम, मान लीजिए कि जवान आदमी है उसको 1 प्लेट हमने खाना दिया, बूढ़े आदमी को हमने 2 प्लेट खाना दिया। बूढ़ा आदमी दोनों प्लेट खाना खा गया और जवान आदमी 1 प्लेट खाना खा लिया। लेकिन जवान आदमी जितना काम कर सकता है, बूढ़ा आदमी उतना काम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कि जो जवान आदमी है उसके अंदर एंट्रोपी कम है। एंट्रोपी कम का मतलब क्या है? वो अपने जो ऊर्जा है उसको कार्य में बदल सकता है, लेकिन बूढ़ा आदमी जो है अपने कार्य को ज़्यादा, मतलब अपनी जितनी एनर्जी है उसको कार्य में नहीं बदल सकता है। नहीं बदलने का एक और कारण है, क्या है? उसके जो अंदर की व्यवस्थित रहते हैं, मतलब जितने भी सिस्टम रहते हैं वो सब तहस नहस हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। जो आपका जो थर्ड टॉपिक है, चलिए इसको आपने समझ लिया होगा कि उसमें क्या होती है, बूढ़े आदमी में एंट्रोपी अधिक होगी, मतलब उसमें एंट्रोपी अधिक होगी, मतलब वो ऊर्जा को ज़्यादा अपने कार्य में नहीं बदल पाएगा, एंट्रोपी उनकी अधिक होगी। तो और जो जवान आदमी है वहीं पे वो क्या करेगा, एंट्रोपी उनकी कम होगी, मतलब वो जितनी उनके पास ऊर्जा रहेगी वो सबको उसमें कार्य में बदल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए तीसरी बात क्या आती है? परफेक्ट क्रिस्टल। परफेक्ट क्रिस्टल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको पहले मिटा लें, हम थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। देखिए जो आपका परफेक्ट क्रिस्टल हो गया, तो आपने क्रिस्टल पढ़ा होगा क्रिस्टली जाला, क्रिस्टल 12th क्लास में शायद। तो क्रिस्टल एक प्रकार का समझिए, एक प्रकार का ये आपका लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी का गुटका है। तो यहाँ से आपको बीच से काटना है, तो अगर बीच से आप इसको तोड़ देंगे, अगर तोड़ेंगे तो आपका जैसे ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जब टूटेगा आपका लकड़ी तो इस प्रकार से टूटेगा। तो ये क्या होगा? आपका खुरदुरा होगा, तो ये आपका क्रिस्टल नहीं हो पाएगा। यही अगर लकड़ी है कोई, इसको अगर आरी से आप काट दें तो ये परफेक्ट एक प्रकार का शेप आपको इस प्रकार का कटा हुआ दिखेगा। तो ये आपका क्रिस्टल है। कहने का मतलब क्या है? क्रिस्टल में एक निश्चित क्रम होता है। कोई भी जैसे एक स्क्वायर क्यूब कुछ भी ले लें आपका, तो इसमें काफ़ी सारे अंदर मॉलिक्यूल्स अणु होंगे, जैसे क्यूब ले ले कोई, मतलब किसी भी चीज़ का, तो उसमें परफेक्ट जो आपका सेम रहेंगे, मतलब एक ही प्रकार के निश्चित क्रम में, निश्चित आकार में व्यवस्थित रहेंगे, उसको हम परफेक्ट क्रिस्टल कहते हैं। वही अगर किसी चीज़ में, किसी पिंड में या फिर किसी चीज़ में कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, मान लीजिए कि स्क्वायर ही है, तो कुछ इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े इधर उधर व्यवस्थित रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? अक्रिस्टल, अनपरफेक्ट हो जाएगा क्रिस्टल। तो ये परफेक्ट क्रिस्टल मतलब निश्चित आकार, निश्चित व्यवस्थित क्रम में, एक प्रकार के, मतलब जितने भी पिंड के अंदर अणु होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में होते हैं। अब तीनों चीज़ों आपको मालूम चल गई, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसको भी मैंने बता दिया, एंट्रोपी बता दिया कि एंट्रोपी हमारे पास जो ऊर्जा है, मतलब जो काम के लायक ऊर्जा नहीं है, उसी को हम एंट्रोपी कहते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। तीसरी बातें बताई मैंने परफेक्ट क्रिस्टल, इसको भी आपको समझा दिया। अब देखिए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। चलिए थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर ले, इसकी डिफिनीशन देख लिए। देखिए पहले इंग्लिश में देखिए, इट स्टेट्स दैट एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल अप्रोचेस टू जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखिए परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन पर
किसी शुद्ध, किसी मतलब शुद्ध एकदम प्योर होना चाहिए, किसी शुद्ध दोष रहित क्रिस्टलीय तत्व अथवा यौगिक की एंट्रोपी सदैव शून्य होती है। मैंने अभी बताया कि एंट्रोपी जैसे आपका एक बॉडी हो गया, तो बॉडी में गति करते जितने मॉलिक्यूल्स अणु होते हैं वो गति करते रहते हैं। तो अगर टेम्परेचर को इसको कम करते हैं तो धीरे धीरे गति करना बंद कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं, और एक समय इतना कम कर देते हैं -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कि ये साफ काम करना मतलब गति करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन पर किसी शुद्ध होना चाहिए, दोष रहित क्रिस्टल होना चाहिए, मतलब एक उसका निश्चित क्रम होना चाहिए, उसके वो क्रिस्टली होना चाहिए तत्व अथवा यौगिक की एंट्रोपी, वो उस प्रकार की एंट्रोपी क्या होगी, उसकी एंट्रोपी सदैव मतलब हमेशा शून्य होगी। अब देखिए हमेशा शून्य, एंट्रोपी शून्य का मतलब क्या होगा, वो अपनी जितनी एनर्जी है, जितने मैंने क्या कहा, जितनी एंट्रोपी कम होगी वो अपने ऊर्जा को उतनी क्या बदलेगा, कार्य के मतलब वर्क डन के रूप में कन्वर्ट करेगा। तो एंट्रोपी 0 होगी तो कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, बदलेगा, मतलब अपनी ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क यानी कार्य में बदल देगा। तो यही कह रहा है यहाँ पे जो आपका थर्ड लॉ है, यही कहता है परम शून्य ताप 0 केल्विन पर किसी शुद्ध दोष रहित क्रिस्टलीय तत्व अथवा यौगिक की एंट्रोपी सदैव शून्य होती है। बस आप इसको याद कर लीजिएगा, और मैंने उदाहरण के सहित आपको समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।